साथियों नमस्कार। स्काई कंसेप्ट लैब में आप लोग का स्वागत है। आज चैप्टर है 2.1 यानी गति। भौतिक विज्ञान का सीरीज चल रहा है जिसमें पहला चैप्टर अपलोड हो चुका है, जाके देख लीजिए। हर चैप्टर का 4 पार्ट बनाएंगे ताकि आप लोग को भी लोड न पड़े और पढ़ने में भी आसानी रहे। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। ऑल एग्जाम्स से रिलेटेड इसमें है प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी होगा गति। देखिए, जब कोई पिंड या वस्तु समय बीतने के साथ साथ अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। यह ब्रह्मांड में एक मूलभूत विशेषता है कि इसे दूरी और विस्थापन के माध्यम से मापा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, दूरी का मात्रक अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई पद्धति में क्या निर्धारित किया गया है? यह किया गया है निर्धारित ऑप्शन सी से होगा मीटर। दुनिया भर में विज्ञान और व्यापार के एकरूपता को बनाए रखने के लिए मात्रक को अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक बनाया गया है। इस मापन प्रणाली के अंतर्गत लंबाई और तय की गई दूरी को मापने के लिए आधिकारिक मूल इकाई क्या है? मीटर है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं? देखिए, सदिश राशि का विशेषता क्या होता है? परिणाम और दिशा अगर दोनों है तो वहां पे सदिश राशि होगा, जिसमें केवल परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा तो वो अदिश राशि होगा। तो देखिए, ये ऑप्शन सी सही होगा, विस्थापन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विस्थापन। चलते आगे, अगला प्रश्न है, चाल को ज्ञात करने का सही गणितीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, चाल हमें यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से यात्रा कर रही है, जिसे प्रति इकाई समय में तय की गई कुल दूरी से निकाला जाता है। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड होता है और यह एक क्या है? अदिश राशि है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, क्या किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन शून्य हो सकता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है, हाँ हो सकता है। देखिए, विस्थापन केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। विस्थापन को कैसे समझिए, जैसे ये है, ये वस्तु यहां से सीधे यहां तक आई 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, और वापस ये यहां पर आ जाती है, सेम जहां से स्टार्ट होती है 10 किलोमीटर, तो वस्तु द्वारा विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मगर वस्तु द्वारा दूरी कितना होगा? 20 किलोमीटर होगा। तो विस्थापन और दूरी में ये अंतर है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर समय को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन डी से होगा त्वरण। देखिए, जब कोई गाड़ी अपनी गति बढ़ाती है या कम करती है तो उसके वेग में जो बदलाव आता है उसकी दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग लगातार बढ़ता रहता है तो त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा इसका धनात्मक होगा। अगर वेग लगातार घटने लगता है तो त्वरण क्या होगा? इसका ऋणात्मक होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते आगे, अगला प्रश्न, भौतिक विज्ञान में मंदन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो ये ऑप्शन बी से होगा, ऋणात्मक त्वरण। जब किसी गतिशील वस्तु पर ब्रेक लगाया जाता है और उसकी गति समय के साथ साथ घटती है तो उत्पन्न त्वरण को मंदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि वस्तु की गति दिशा के विपरीत कार्य करता है तो वेग को शून्य की तरफ ले जाता है वो। चलते आगे, अगला प्रश्न, एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो यह अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी से होगा चाल। देखिए, वृत्ताकार पथ में घूमने पर वस्तु की दिशा हर 1 सेकंड में लगातार बदलती रहती है, जिससे उसका वेग भी बदल जाता है। परंतु यदि वस्तु का एक चक्कर लगाने पर चक्र समान गति से हो तो उसकी चाल हमेशा स्थिर बनी रहती है। चलते आगे, प्रश्न, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में बिल्कुल समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो ये ऑप्शन सी होगा, एक समान गति। मुक्त रूप से आकाश से गिरती हुई किसी वस्तु की गति में त्वरण का मान कितना होता है? तो देखिए, ये ऑप्शन होगा बी से 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
हर गिरती हुई वस्तु को अपनी ओर एक निश्चित खिंचाव के साथ खींचती है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यह गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना होता है? इसके बराबर होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, विस्थापन और समय के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल में हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा, वेग। ग्राफ की ढाल का मतलब होता है विस्थापन में परिवर्तन को समय में परिवर्तन से भाग देना, जो कि विस्थापन बटे क्या होता है? विस्थापन बटे वेग का समय वेग का सूत्र है, इसलिए यह ढलान सीधे वस्तु के वेग को दर्शाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो ये ऑप्शन ए होगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन। देखिए जब हम वेग का मतलब मीटर प्रति सेकेंड और समय सेकेंड का आपस में गुणा करते हैं तो सेकेंड से सेकेंड कट जाता है और केवल, तो देखिए जब हम वेग यानी वेग मतलब मीटर प्रति सेकेंड और समय यानी ये क्या है? समय यानी सेकेंड को आपस में गुणा करते हैं तो सेकेंड से क्या होता है? ये इससे एक कट जाएगा और केवल क्या बचेगा? मीटर बचता है। तो यही कारण है कि इस ग्राफ के नीचे का घिरा हुआ क्षेत्र कुल दूरी या विस्थापन बताता है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, हवा में तिरछी फेंकी गई किसी वस्तु की गति जैसे क्रिकेट का गेंद को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये है ऑप्शन बी सही होगा, प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के पास किसी कोण पर हवा में फेंका जाता है तो वह केवल गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है। इस द्विविमीय गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। इसका रास्ता क्या होता है? घुमावदार रहता है। आगे चलते हैं, किसी प्रक्षेप को किस कोण पर फेंकने पर सबसे लंबी क्षैतिज दूरी तय करेगा? तो ये 45 डिग्री पर अगर हम किसी बाल को और किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा। चलते आगे, अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, जड़त्व का नियम। देखिए यदि यह नियम बताता है कि वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में होने वाले किसी भी बदलाव का विरोध करती है। मान लीजिए ये गाड़ी है, अगर मैं इसको धक्का दूं तो आगे नहीं जाएगी, मगर इसका जितना भार है, इसका जड़त्व है, इससे ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये क्या बोलता है? न्यूटन गति के नियम के अनुसार ये जड़त्व का नियम इसे कहते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को भौतिक में क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा, संवेग यह मापता है कि किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता है, यानी कितने प्रयास का या कितने बल की आवश्यकता है। इसमें द्रव्यमान और वेग दोनों शामिल होते हैं, इसलिए यह एक भारी या तेज वस्तु दोनों के लिए अधिक होती है। चलते आगे, अगला प्रश्न, तैरते समय पानी को पीछे धकेलना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी से होगा, तृतीय नियम है, जब तैरने वाला अपने हाथों से पानी पर पीछे की ओर बल लगाता है तो क्रिया होता है, तो पानी भी तैरने वाले के शरीर पर आगे की तरफ बल लगाता है तो इससे प्रतिक्रिया करते हैं। यानी ये जो तृतीय नियम है क्रिया का प्रतिक्रिया है। ऐसे स्विमर तैर रहा है, पानी पीछे धकेलेगा तो पानी उसको प्रतिक्रिया करते हुए आगे के लिए उसको आगे पुश करेगा। चलते आगे, अगला प्रश्न, वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा, अभिकेंद्री बल। देख, किसी वस्तु को सीधे रास्ते से मोड़कर गोल घुमाने के लिए अंदर की तरफ एक बल की जरूरत होती है। इस केंद्र अभिमुखी बल के बिना कोई भी व्यक्ति अपना वृत्ताकार गति संभव नहीं कर सकता, यानी उसका बल कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। ये इस तरह से अगर चल रहा है तो नहीं लगेगा, तो सीधे निकल जाएगा या इधर उधर भटक जाएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए ये करती है अपकेंद्री बल। देखिए ध्यान रखिएगा, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल बल।
अपकेंद्री बल एक आभासी बल है जो घूमते हुए फ्रेम में बाहर की तरफ लगना महसूस होता है। जब दूध को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण बाहर की ओर चले जाते हैं और हल्का मक्खन केंद्र में इकट्ठा हो जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, घड़ी में पेंडुलम यानी लोलक की गति किस प्रकार की गति का सटीक उदाहरण है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, आवर्ती या दोलन गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित परिपथ में, जैसे ये क्या है, एक घड़ी के अंदर का जो लोलक है, यहां से देखिए इस तरह से, यहां से ये इसका एक निश्चित पथ है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ के इधर उधर यानी अपने आगे और पीछे अपने पथ में बार बार इस गति को दोहराता है, इस प्रक्रिया को दोहराता है, तो उसे दोलन गति कहते हैं। पेंडुलम एक निश्चित समय अपनी इस यात्रा को बार बार पूरा करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न, एक समान गति से चल रही किसी कार का त्वरण कितना होना चाहिए? देखिए ऑप्शन बी सही होगा, 0। देखिए त्वरण केवल तभी पैदा होती है जब वेग के मान में कोई बदलाव या कम या ज्यादा हो तब। चूंकि कार एक समान गति से चल रही है, यानी इस कार की जो गति है मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये 35 होती है तो क्या होगा, इसके त्वरण में बदलाव हो जाएगा, या 25 होगी तो भी बदलाव हो जाएगा। मगर ये 30 किलोमीटर गति से ही चलती जा रही है तो इसमें क्या होगा, इसका क्या त्वरण क्या होगा, 0 होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वाहनों में लगा स्पीडोमीटर उसकी गति का कौन सा रूप मानता है? तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा, तात्क्षणिक चाल। स्पीडोमीटर गाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति नहीं बताता है, बल्कि ठीक उसी पल की यानी करंट में जो गाड़ी की कितनी गति है उसे बताता है, उसे स्क्रीन पर दिखाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग अचानक दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति यानी उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ऑप्शन बी सही हुआ, 4 गुना हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, के ई बराबर 1/2 mv²। इसमें वेग का अगर वर्ग किया जाता है तो इसके वेग को 2 गुना करने पर उसकी ऊर्जा 2 के वर्ग यानी 4 गुना हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलते आगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये मेरा बहुत आप लोगों से बिना अनुरोध भी है और कंप्लेन भी है। प्रीवियस ईयर चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है, बाकी सीरीज वाइज भी चल रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कब तक चलेगा? जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।